अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू द लेट नाइट शो विद बिलाल हुसैन। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे और हमारा मुल्क इसी तरह शाद व आबाद रहे। और हमारी यही दुआ है कि हमारे पाकिस्तानी भाई हमेशा खुशहाल रहें, अच्छे से रहें। हाल ही में जो फ़लस्तीन और इसराइल की कशीदगी चल रही है, अल्लाह पाक जो बच्चे शहीद हो रहे हैं उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए, और जिनके बच्चे शहीद हो रहे हैं उनको अल्लाह पाक सब्र और जमील अता फ़रमाए। बहुत दुख की बात है, मुसलमान दुनिया 52 मुल्कों के सदर अभी खामोश हैं। इंशाअल्लाह कोई ना कोई कदम ज़रूर उठाएंगे, हमारी तो यही दुआ है। और आपको भी चाहिए कि कोई ना कोई कदम ज़रूर उठाएं, चाहे वो एक पोस्ट हो या वो एक ट्वीट हो, कुछ भी हो सकता है, एक वीडियो ही क्यों ना हो, लेकिन आपको एक कदम उठाना चाहिए। आप परवाह ना करें आपके अकाउंट बैन हो जाएगा या कुछ हो जाएगा, क्योंकि अगर हम फाकों पर, हमारे पास एक आधी रोटी ही क्यों ना बची हो, हम लोग सारे सड़कों पे आ गए हो, फाके काट रहे हो हम लोग, फिर भी एक मुसलमान बच्ची शहीद नहीं होनी चाहिए हमारी वजह से। और हम खुलेआम देख रहे हैं, दुख की ये बात है कि हम खुलेआम देख रहे हैं। हमें एक मुस्लिम उम्मा है, हमें एक यकजहती में रहना चाहिए। हमें बस बहुत हो गया, उम्मीद है आप समझ रहे होंगे, बहुत हो गया कि हम कब तक चुपचाप बैठेंगे। शुरू में ट्रेंड्स भी चल रहे थे, काफ़ी हाइप थी, काफ़ी सोशल मीडिया पे हाइप थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हम लोग किसी और चीज़ों में लगे, अपने कामों में, रोज़मर्रा की ज़िंदगी गुजर गए। और ये हमें ये चीज़ें, बैरूनी ताकत हमें ये आदत डाल लें कि एक चीज़ हमें दिखा के उसके बाद फिर वो सारी चीज़ों का हमें आहिस्ता आहिस्ता आदी बना रहे हैं। इसके साथ साथ आज के हम मेहमान के साथ आपका तारुफ़ करवाते चलें। पहले हमारे मेहमान हैं एहसन अज़ीज़, आप क्रिएटिव डायरेक्टर हैं, आप होस्ट भी हैं, इनसाइक्लोमीडिया नाम से आप उनके फाउंडर भी हैं। उनके साथ साथ हमारे साथ मौजूद है हम्माद इफ्तिखार, आप मार्केटिंग हेड भी हैं और आप उनके साथ साथ होस्टिंग भी करते हैं इनसाइक्लोमीडिया पे। आइए उन दोनों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम एहसन भाई। अस्सलाम वालेकुम अहमद भाई। वालेकुम अस्सलाम। एहसन भाई, पहले आपसे सवाल, यू आर अ फाउंडर ऑफ इनसाइक्लोमीडिया, माशाल्लाह, कैसे फाउंड किया, कैसे, क्या आइडिया था, क्या इंस्पायरेशन थी? क्योंकि आपने जब इनको बनाया है, तकमील किया है, तो उस वक्त इतना ट्रेंड नहीं था। ट्रेंड ये बाद में आया, लॉकडाउन कोरोना के बाद 2021 के बाद शायद ये इतना ट्रेंड हुआ है। तो कैसे आइडिया आया? नहीं, शुरुआत तो खैर शुरू से ही ना, डे वन से मुझे मीडिया का बड़ा इंटरेस्ट था कि मुझे फिल्म्स की तरफ आना है, मुझे शॉर्ट फिल्म वगैरह बनानी है। इस तरह का हमारा याद है तुम्हें, हम लोग सिटकॉम्स वगैरह बनाते थे 2011-12 से हम लोग ये चलते, फिर ऑन एंड ऑफ करते रहे, छोड़ते रहे। लेकिन जो प्रॉपर स्टार्ट लिया वो फिर हमने इनिशिएट लिया था 2019 और 20 में कि इनसाइक्लोमीडिया के नाम से कोई चीज़ होगी। उसके साथ मेरा, अच्छा मैं अकेला फाउंडर नहीं हूँ, मेरे साथ अशर, जावेद मेरे दोस्त थे, वो भी, तो खैर उन्होंने अब छोड़ दिया इनसाइक्लोमीडिया, उनकी अपनी कमिटमेंट्स थी। तो हम लोगों ने स्टार्ट किया था कि क्योंकि हम लोग तंग आ गए थे कि हम लोग जॉब्स के लिए जा रहे हैं, क्योंकि मैं मीडिया स्टूडेंट हूँ और फिल्म एंड टीवी में मेरी डिग्री है, तो उसकी वजह से जो है मैं क्या कहते हैं जॉब्स के लिए कहीं जा रहा हूँ तो जॉब्स वगैरह नहीं मिल रही थी। तो फिर हमने कहा कि हम खुद से स्टार्ट लेते हैं, एक चैनल क्रिएट किया। अच्छा, पॉडकास्ट का कभी सोचा ही नहीं था, यही सोचा था कि हम इस चैनल के थ्रू अवेयरनेस पैदा करेंगे, लोगों को बताएंगे फिल्म किस तरह बनती है, शॉर्ट जो हमारे पास अपना टैलेंट था, एडिटिंग की हम टिप्स वगैरह दिया करेंगे, एडिटिंग किस तरह कर सकते हैं आप, चैनल किस तरह बना सकते हो। लेकिन वो इवेंचुअली पॉडकास्ट पे कन्वर्ट हो गया, चीज़ें चलती रहीं। पहले हमने हिप हॉप इंडस्ट्री में थोड़ा सा हमने ग्रिप हमारी वहाँ पे स्ट्रॉन्ग थी, तो हमने वहाँ से पॉडकास्ट स्टार्ट किया। लेकिन फिर हम्माद इफ्तिखार ने ज्वाइन किया हमें, तो फिर हम लोगों ने पूरा 360 कर लिया। फिर हम हर किस्म के लोगों को बुलाने लग गए जो डिफरेंट एक्सपेक्ट्स हैं। अच्छा, तो हम्माद भाई आपने कैसे ज्वाइन किया? जैसे अभी एहसन भाई ने बताया कि बाद में आपने ज्वाइन किया, कैसे ज्वाइन किया? अच्छा, इस पर मैं एक चीज़ बताऊंगा, हम्माद ने ज्वाइन नहीं किया, हम्माद को ज्वाइन करवाया गया। अच्छा, करवाया, कैसे करवाया गया? सबसे पहले तो ये है कि भाई मैं तो इसको कुछ पिछले 12-14 सालों से जानता हूँ, तो मुझे पता है, जिस तरह अभी एहसन ने अपना इंट्रोडक्शन दिया कि मैं मीडिया का स्टूडेंट रह चुका हूँ, मुझे सारी मीडिया के बारे में नॉलेज बहुत है। तो ये हमने 12-13 सालों से ना छोटी मोटी एक्सपेरिमेंट्स जो होती हैं रिलेटेड टू मीडिया, तो ये करता चला आ रहा था। और 2014 में और इनफैक्ट 16 में जो छोटे छोटे सिटकॉम्स बनाता है, जैसे होती है नॉर्मल वीडियोस वगैरह, सब कुछ ये करता था, माइंड्स टाइप की। मुझे बोलता था आजा यार थोड़ा सा मुझे हेल्प कर दे, 2-3 एक्ट रोल कर दे। मैंने कहा ऐसी तफरी में बच्चे हुआ करते थे, तो स्टार्ट कर दिया। एनीवेज, जब इसमें इनसाइक्लोमीडिया स्टार्ट किया था 2019 में,
इनका अपना विजन था कि हम लोगों को मीडिया के बारे में बताएंगे, फिर वहां से चेंज होकर थोड़ा हिप हॉप के बारे में आया। अब जब चैनल माशाल्लाह से थोड़ा ग्रो होना स्टार्ट हो गया, देन थोड़ा सा ऐसे ने रियलाइज करा कि हमें सिर्फ एक स्पेसिफिक नीश पे नहीं रहना चाहिए, हमें थोड़ा सा अपने आप को ब्रॉड करना चाहिए, क्योंकि जो वो नीश है, अच्छा यहाँ पे लोग ये ना समझ पाए कि एक नीश पे आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते, नहीं, देखा जाता है कि आप कौन सी मार्केट में उस नीश को लेके चल रहे हो, क्या उस मार्केट शेयर में, उस मार्केट में इतना शेयर है जो आप ले सकते हो। तो यू गॉट टू नो कि यार हिप हॉप में इतना नहीं है, तो हमें इनसाइक्लोमीडिया को थोड़ा सा एक्सपेंड करना चाहिए डिफरेंट वेरिएशंस पे। तो उसने बोला यार आओ मेरे साथ थोड़ा सा एज अ क्या कहते हैं होस्ट आओ, गेस्ट आते हैं हमारे पास डिफरेंट जॉनरा से, तो तुम आओ। मैंने कहा ठीक है यार व्हाई नॉट, क्योंकि मेरे अंदर हमेशा से ना एक कह सकते हैं एक जर्म है टू ट्राई एवरीथिंग आउट। नहीं अच्छी बात है, तो मैंने कहा व्हाई नॉट। अच्छा तो आप लोग दोनों की दोस्ती कैसे हुई थी? यार ये इसके पीछे ना बहुत इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है। हम लोगों की दोस्ती हुई थी बैक इन 2013 12 13 10 11 मैं बताता हूँ। 9 मैट्रिक में जानते थे, सलाम दुआ थी, बट जो दोस्ती हुई थी वो हुई थी जब ये और मैं फर्स्ट ईयर में थे या फिर मैं बता रहा हूँ फर्स्ट ईयर में दोस्ती हुई थी। हम लोग एक कोचिंग में पढ़ते थे। अच्छा सही, ठीक है। अब उस कोचिंग में पढ़ते थे, जवान थे, मस्तियां थी, मैं तो बहुत अपनी मस्तियों में लगा रहता था। उस टाइम पे ये थोड़ा कम था, मेरे थोड़े से मामला अलग थे। तो उस मामले में इसकी मेरी दोस्ती हो गई, क्योंकि क्लास में एक लड़का आता था रेड कलर की शर्ट पहन के, कॉलर यूं खड़े करके यूं चलता हुआ आता था, वो था एहसन भाई। बस उस मजाक में वहां से इनकी और मेरी दोस्ती स्टार्ट हो गई थी। अच्छा मेरा थोड़ा सा ये थोड़ा सा पढ़ाई लिखाई में और थोड़ा सा ना आगे रहने वाले थे, तो हम बैक बेंचर में थोड़ा सा थोड़ा बैक बेंचर में, लेकिन मैं बैक बेंचर था, मगर मैं बैक बेंचर में थोड़ा सा होता ना स्मार्ट स्टूडेंट, मतलब अगर कुछ पता नहीं हो, सर पूछे तो सर को ही घुमा देना। अब ये वो उनमें से होता है कि सर पूछे कुछ तो सर की पटक देना। पटक देने से मुराद ये है कि एक दफा सर ने अच्छा दोस्ती की शुरुआत जो हुई थी ना सर, वो यहाँ से हुई थी। सर ने एक एसे दिया था, इंग्लिश की क्लास चल रही थी। एसे था कि भाई एक एसे लिखो, स्ट्रीट क्राइम ऑन कराची। ये भी था टॉपिक अच्छा है। मैं पहले स्ट्रीट क्राइम वाला बताता हूँ। अब स्ट्रीट क्राइम वाले पे सबने लिखा। अब जब रिजल्ट की बारी आई ना, सर ने सारे पेपर बांट दिए, एक पेपर रोक के रखा। यार ये एक पेपर है, ये मैं आप सबको पढ़ के सुनाना चाहूंगा। ये हमारे एक बड़े कोई काबिल स्टूडेंट है एहसन अजीज, उन्होंने ये एक एसे लिखा माशाल्लाह। अब आपको पता है इंग्लिश का एसे था, उसमें स्टार्ट क्या होता है, टू ऑल द पीपल, मैं आई वांट टू स्टार्ट माय एसे दैट ये सच्चा वाकया है। अच्छा मतलब इंग्लिश में ही लिखा था, लेकिन रोमन उर्दू में, पहले इंग्लिश में दो लाइन है। ये एक सच्चा वाकया है, और मैं एक चलती गली से जा रहा था, बाइक पे दो लोग आए, उन्होंने मुझे रोका और उन्होंने मेरी क्या कहते हैं गन दिखाई और मेरे से मोबाइल छीन के लग गए। ये यकीन माने सर एक सच्चा वाकया है, आप इसको जरूर न्यूज पे शेयर करेगा। अब ये उसमें मिले इसको 0 में से 0 और बोला कि अपने पेरेंट्स को लेके आओ। बस थोड़ा सा वहां से ना, तो मैंने कहा भाई ये थोड़ा टेढ़ा आदमी है, ऐसा फिर फ्रैंक हुआ, फिर वो दोस्ती फिर वहां से स्टार्ट हो गई। आप एक तो काम कर ही रहे हैं, उसके अलावा कोई दूसरा पैशन हो जो आप पैशन के हवाले से ही काम कर रहे हैं, लेकिन इसके अलावा एक होता है ना इंसान का कि अगर मैं ये नहीं होता तो ये कर लेता। या क्रिकेट खेलता। क्रिकेट, हाँ क्रिकेट का बहुत शौक था मुझे डे 1 से। इवन मेरे फादर का ख्वाब भी था कि मैं क्रिकेट में आगे जाऊँ, माशाल्लाह। क्योंकि वो मैं आपको बताता हूँ, आई एम सॉरी मेरे वाले साहब देख रहे होंगे अगर वो देखेंगे, तो मेरी अम्मी मुझे बताती हैं कि जब मैं पैदा होने वाला था तो मेरे वाले साहब क्रिकेट खेल रहे थे उसमें। तो हॉस्पिटल में डॉक्टर बोल रहे थे फादर किधर है, तो वो क्रिकेट खेल रहे थे। तो वो इतनी जुनूनियत थी मेरे फादर के अंदर क्रिकेट की। वो खैर वो वक्त के साथ वो आगे नहीं बढ़ पाए, उस टाइम इतना नहीं था, तो फिर वो फैमिली को लेके फिर उन्होंने जॉब वगैरह ज्वाइन की, लेकिन वो चाहते थे कि मैं क्रिकेट में आगे जाऊँ। उनकी ख्वाहिश को मैं पूरा नहीं कर सका, इस चीज़ का मुझे अफसोस भी है, लेकिन क्रिकेट मैं खेलता। अच्छा तो किस लेवल पे आपने खेला फिर छोड़ दिया? मैंने क्लब क्रिकेट खेली है, हार्ड बॉल में क्लब क्रिकेट खेली। उसके बाद मैं इंटरेस्ट मेरा ऐसे ही लूज होने लग गया, क्योंकि मैं वहां जाता था, वहां मुझे, अब आपको पता है उस टाइम पे क्रिकेट का क्या होता था कि आप पानी वानी पिलाओ, पहले इस तरह का सीन होता था कि आप 12th मैन 13th मैन 15th मैन बनते हो। तो फिर वो वाला सीन होता था कि यार मौका मिल गया तो ठीक है, हाँ अगर हम टीम जीत रही होती थी, पता अब जीत रही है, 2-3 रन चाहिए 50 गेंदों पे, तो मुझे बैटिंग के लिए भेज दिया करते थे। तो वो मुझे मजा नहीं आता था। फेवरेटिज्म का शिकार हुए या नेपोटिज्म का? नेपोटिज्म नहीं कह सकता, लेकिन वो बात है कि मौके नहीं मिल रहे होते जिस तरह मिलने चाहिए थे, और मैंने बहुत जल्दी गिव अप कर दिया। गिव अप करना नहीं चाहिए, वैसे करना नहीं चाहिए था, और शायद एक कह सकता हूँ कि मेरा वो इंटरेस्ट
मेरा लूज होने लग गया, इंटरेस्ट लूज होने लग गया था। फिर मैंने क्रिकेट, वैसे मेरा शौक है, मैं क्रिकेट देखता बहुत हूँ, इवन क्रिकेट अभी स्ट्रीट क्रिकेट खेलते हैं? हाँ, जब मौका मिलता है खेलता हूँ, लेकिन माशाल्लाह अभी रमजान आ रहे हैं, वैसे रेगुलर बेसिस पे नहीं, अगर कोई हो मैच वगैरह तो मैं खेलता जरूर खेलता हूँ, इंटरेस्ट होता है। ये इसका फुटबॉल का इंटरेस्ट है। हम दोनों का फड्डा होता है, जब भी कोई मैच हम लोग कहीं जाते हैं फार्म हाउस वगैरह, तो हम बोलते हैं क्रिकेट खेलेंगे, बोलता फुटबॉल खेलेंगे, तो हमारे उसमें लड़ाई होती रहती है। खेलना फिर मुझे फुटबॉल में कोई स्कोप आपको अभी तक नजर आ रहा है पाकिस्तान में? नहीं, मेरा खैर उस लेवल पे नहीं था कि मैंने अपने इस पैशन को प्रोफेशन में कन्वर्ट करना है। मैं सिर्फ अपने शौक के लिए खेलता था और मैंने बहुत फुटबॉल खेली है, बट एक टाइम ऐसा आया कि मैंने पूरी कंप्लीटली बंद कर दी। मतलब वो समझ में भी कोचिंग का टाइम जो था फर्स्ट ईयर का था, उसके बाद से मैंने इतना पैशनेटली नहीं खेला, वरना उससे पहले तो मैं क्लब्स वगैरह में खेलता था। मैं अपने स्कूल का कैप्टन रह चुका हूँ, तो काफी मैंने खेला है। तो मतलब आगे का कोई दिल नहीं किया आगे? नहीं, कभी मेरा था भी नहीं कि मैं फुटबॉल में कुछ अपना प्रोफेशन लेके जाऊं। अच्छा। और वैसे भी आपको पता है पाकिस्तान में फुटबॉल की जो फेडरेशन है वो अभी बहुत नीचे है, तो इट्स गोना टेक अ लॉट ऑफ टाइम, तो उसमें तो काफी टाइम लगेगा। अच्छा, कंटेंट इतने सारे बन रहे हैं, कंटेंट क्रिएटर हैं इतने सारे, आपको कौन सा कंटेंट क्रिएटर दिल से अच्छा लगता है कि भाई इनका कंटेंट अच्छा है? बहुत बड़े नाम है पर्सनली तौर पे, मूरो एंड इरफान जुनेजो, इन दोनों का कंटेंट जो है आप किसी से भी पूछ लेंगे, क्योंकि ये कंटेंट वो बनाते हैं जो दिल से लोग देखना चाहते हैं। इनके हर कंटेंट में ना क्रिएटिविटी नजर आती है। मतलब लेट्स सपोज किसी को मार्केट भी कर रहे हैं, किसी स्पॉन्सर को भी वो कंटेंट बना रहे हैं ना, तो वो भी दिख रहा होता है कि इस पे मेहनत लगी है। मतलब ऐसे नहीं कि मोबाइल उठा के बता दिया यार ये पीआर आई है, ऐसा नहीं है। इरफान जुनेजो के अंदर वो चीज़ है। मोरो भाई अभी कम बना रहे हैं कंटेंट, लेकिन वो जब भी बनाते हैं उनकी डॉक्यूमेंट्रीज, उनकी डॉक्यू सीरीज जो उनकी चलती है, वो देखने में बड़ा मजा आता है। हालांकि उनकी 40-40 मिनट की होती है, कभी वो तुर्की के बारे में बता रहे हैं, कभी किस चीज़ के बारे में बता रहे हैं, तो वो एक बड़ी खूबसूरत से, और ऊपर से वो म्यूजिशियन भी हैं, तो वो गा के भी वो जिस तरह अपनी क्रिएटिविटी को इन करते हैं, तो वो चीज़ बड़ी अच्छी लगती है। तो मोरो भाई और इरफान जुनेजो वीआईपी। चलें जी, प्रोड्यूसर साहब कह रहे हैं ब्रेक का वक्त हो रहा है, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद खुशामदीद, एहसन अजीज़ और हमाद इफ्तिकार हमारे साथ मौजूद है। उनके साथ बड़ी अच्छी बातें कर रहे हैं, हम उनकी ज़िंदगी हवाले से भी बात करते हैं और करंट अफेयर्स के बारे में भी बात करते हैं। अभी उनकी पसंद नापसंद पर थे हम। हमाद भाई जी जनाब, आपको कौन सा कंटेंट क्रिएटर पसंद है, किसका कंटेंट पसंद है? देखिए, कोई एक नाम नहीं है पाकिस्तान में जो ऐसा लग रहा हो ना आपको कि ये सही काम कर रहे हैं, क्योंकि बहुत बड़ी जिम्मेदारी है मेरी नज़र में इस सदी में, कंटेंट क्रिएटर्स की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। बिल्कुल बिल्कुल। देखें, कंटेंट क्रिएटर्स तो वैसे बहुत सारे हैं, सही है। अब तो ऐसा है कि हर पत्थर उठाओ तो आपको मिलता है, बट जिस तरह एहसन ने भी 2 नाम लिए हैं, इरफान जुनेजो, मोरो, ये 2 नाम है। और इसमें मैं 2 और नाम और ऐड करना चाहूंगा, जुनेद अकरम और मुजम्मिल हसन। ये 4 कंटेंट क्रिएटर्स मेरी नज़र में भी पाकिस्तान के टॉप कंटेंट क्रिएटर्स हैं। और हर इन चारों में से हर किसी का जो लाइन ऑफ बिजनेस है वो थोड़ा अलग है। इरफान जुनेजो है वो थोड़ा सा क्रिएटिविटी की तरफ आते हैं, और आपको मोरो देखेंगे क्रिएटिविटी और इंफॉर्मेटिव का मिक्सचर। जुनेद अकरम आपको देखेंगे इंफॉर्मेशन, और मुजम्मिल हसन आपको इंफॉर्मेशन देखेंगे। तो ये चारों जो हैं ये मेरे लिए टॉप 4 है। अच्छा, बहुत बड़े बड़े नाम हैं टीवी के, उन्होंने एक बात कही थी कंटेंट क्रिएटर्स के बारे में, बड़े बड़े कंटेंट क्रिएटर हैं जो कि वो फैमिलीज दिखा के पैसे कमा रहे हैं जी। तो आपको क्या लगता है ये किस हद तक ये सही है, और वो क्या सही कह रहे थे, या किसी को पर्सनल नहीं जाना चाहिए, वो भी ऑन एयर? यार देखिए, जो भी फैमिली पे कंटेंट बना रहे हैं ना, देखिए वो उनकी अपनी एक चॉइस है, ठीक है। अगर वो बना रहे हैं तो वो उनको क्रिटिसिज्म बर्दाश्त भी करना पड़ेगा, और ये उनका ज़र्फ है जो बर्दाश्त करें। लेकिन एज अ कंटेंट क्रिएटर वो कुछ गलत नहीं दिखा रहे, ठीक है। वो अपनी फैमिली की रूटीन दिखा रहे हैं, चीज़ें दिखा रहे हैं, तो वो उनका एक अपना पर्सनल मैटर है, एक अपनी चीज़ है, वो दिखाना चाह रहे हैं, और लोग पसंद भी करते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं पसंद करते। और वो कोई लाखों में लोग फॉलोअर्स हैं, लोग देख रहे हैं, और वो एक छोटी सी एक मार्केट है, छोटे से लोग हैं जो उनके ऊपर क्रिटिसाइज कर रहे हैं। और वो पाकिस्तान में आप कोई भी काम कर रहे हो, चाहे मेरे आप भी कोई काम कर रहे होंगे, तो आपको भी लोग बोलेंगे, कल को आप भी फेमस हो जाएंगे इंशाल्लाह, कल आपका भी एक बड़ा नाम होगा, तो कल आपको भी लोग इसी तरह ही बोलेंगे कि यार क्या कहते हैं, बिलाल भाई तो ऐसा काम नहीं करते, ये करते हैं, वो करते हैं। तो आपके फैमिली के हट के दूसरी चीज़ों को भी लोग पॉइंट आउट करने लगे, वो लोगों का काम है, देखो काम कर रहे हैं। इसमें कोई बुरी बात नहीं है, सिर्फ जिन जनाब का हम डिस्कस कर रहे हैं, सिर्फ वो एक वाहिद कंटेंट क्रिएटर नहीं है जो अपनी फैमिली को शो करते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं कि जो उनकी फैमिली उनके कंटेंट में आई होती है। तो इस टाइप का जो कंटेंट होता है ना, वो होता ही फैमिली के लिए है, कि जो लोग अपनी फैमिली में जिंदगी बिता रहे होते हैं, तो आप फैमिली के साथ ही देखें वो। तो जो बोलने वाले होते हैं उनका काम होता है बोलना, बट हाँ पर डिपेंड करता है कि आप उस कंटेंट में फिर किस टाइप की इंफॉर्मेशन दे रहे हो।
आप सिर्फ फैमिली को लेके नहीं आ रहे हो, आप ये है कि अपनी फैमिली के साथ, क्योंकि आपके पास इतनी वाइड ऑडियंस होती है, लोग आपको देखते हैं, लोग आपसे सीखते हैं, ठीक है, इसी तरह कौमें बनती हैं। अब ये डिपेंड करता है कि आप क्या सिखा रहे हो, क्या बता रहे हो, ये मैटर करता है। एक चीज मैं और ऐड करूंगा कि अब जो हमारे कंटेंट क्रिएटर डकी भाई हो गए, मां सफदर, और भी हैं जो व्लॉगिंग कर रहे हैं, डेली व्लॉगिंग, अपनी फैमिली को एंड करते हैं। अब वो उनका कंटेंट बहुत कई कंटेंट ऐसे भी होते हैं साफ सुथरे भी होते हैं, कुछ कंटेंट की वजह से ना वो थोड़ा सा लोगों की नजरों में आ जाते हैं, जिनको उनको बैकलैश मिलता है। तो वो एक छोटी सी गलतियां हर किसी से हो जाती हैं, ठीक है, वो उनसे भी गलतियां हो जाती हैं, उनको आइडिया नहीं होता तो वो उनको बैकलैश मिल जाता है, और ऐसा कुछ नहीं, उनकी नीयत ऐसी नहीं होती। हाँ बाकी सब तो मतलब आपकी नजर में वो भाई देखिए सबका अपना कंटेंट है और कर रहे हैं, और दुनिया में कर रहे हैं, तो दुनिया में करें तो पाकिस्तान में क्यों नहीं। देखिए सही गलत तो हम तो होते नहीं है बोलने वाले, और नजरिया होता है ना। देखिए मैं बोलूंगा एक हद तक सही भी है, एक हद तक गलत भी है। सही मैं उस सेंस में कहूंगा कि अगर आपकी फैमिली आ रही है दैट इज फाइन, कोई इतना इशू नहीं है। गलत मैं उस सेंस में कहूंगा कि कुछ वीडियोस में ऐसी बातें, ऐसी चीजें हैं वीडियोस के अंदर जो कि बहुत ही, मैं बोलूंगा बहुत अपसर्ड है। आप इससे अच्छा कोई ऐसी चीजें बता सकते हो, ऐसी चीजें दिखा सकते हो जिससे आपकी कौम को फायदा हो। क्योंकि अगर आपकी यूट्यूब पे 4 से 5 लाख मिलियन व्यूज हैं तो ये एक बड़े अमाउंट है। अगर आप उसमें एक जाहिलाना तरीके से आप बातें करोगे, चीजें दिखाओगे, तो फिर आपको ये फिर मिलेगा ना ये चीज, और आपकी कौम भी फिर उसी डायरेक्शन में जाएगी। क्योंकि आपकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। अगर आपको लाखों में लोग देख रहे हैं तो लाखों ना सही 1000 तो आपके कहने पे चलेंगे। एग्जैक्टली वही बात है ना। मां सफदर अपनी फैमिली में बताता है अपनी बीवी की, वो अपनी इज्जत करता है, उसे मनाने की कोशिश करता है, तो फ्लावर्स देता है, तो उससे लोग मोटिवेट भी होंगे ना कि यार मुझे अपनी बीवी को इस तरह ट्रीट करना है, मुझे अपने बच्चों के साथ इस तरह रहना है, जिस तरह मां सफदर अपने बच्चों को जिस तरह ट्रीट करता है, उसको पकड़ता है, तो उससे लोग मोटिवेट भी होते हैं। तो एक प्लस पॉइंट भी है। आप नेगेटिविटी को एक साइड पे रखें, है तो एंटरटेनमेंट है, मगर एंटरटेनमेंट के अंदर भी आप कुछ अच्छी सीख सकते हो और कोई चीज बुरी भी अडॉप्ट कर सकते हो। तो आप एंटरटेनमेंट तो दे रहे हो, तो उस एंटरटेनमेंट के अंदर भी आपको चाहिए कि आप एक इस तरह लेवल का काम करो जिस तरह लोगों को फायदे हो। अच्छा, कोई रिस्ट्रिक्शंस होनी चाहिए फिर सोशल मीडिया पे, या फिर बस सोशल मीडिया पे अगर रिस्ट्रिक्शंस हो जाएंगी तो फिर फायदा ही नहीं है ना फ्रीडम ऑफ स्पीच का, क्योंकि हमारी फ्रीडम ऑफ स्पीच तो है ही नहीं। न्यूज चैनल में नहीं है, मैं ऑनेस्टली एक बात कर रहा हूँ। तो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे है, तो करते रहे जो जिसको जैसा करना है। और फ्रीडम ऑफ स्पीच आज सच सोशल मीडिया पे भी नहीं है। अगर आप देखें तो वो हम रिस्ट्रिक्ट नहीं करते, जिसका सोशल मीडिया है प्लेटफॉर्म। जिस तरह आपने स्टार्टिंग में इजराइल और फलस्तीन की बात करी थी कि अकाउंट्स बैन हो जाते हैं, ये हो जाता है, वो जाता है, तो दिस इज ये तो फ्रीडम स्पीच नहीं है ना कि आप खुल के बोल नहीं सकते हो। एग्जैक्टली तो ये तो मतलब ओवरऑल वर्ल्ड हो गया ना, तो दुनिया में ये है। आप अपने कोई अभी डालें, आप कोई इजराइल और पैलेस्टीन के हवाले से आप कुछ फेसबुक पे कहीं पे तो डालें, आपका अकाउंट बैन कर देंगे। आपका अकाउंट बैन कर देंगे, या आपकी जो पोस्ट है वो, जो आपकी जो पोस्ट है वो उतना तरीके से लोगों को दिखेगी नहीं। उसका एल्गोरिदम ही उसको सही, एल्गोरिदम उसका इस तरह से कैच करता है। अच्छा, पाकिस्तान को 1 साल पहले हम सुन रहे थे बहुत निजी पार्टी से, और काफ़ी लोग कह रहे थे बड़े बुजुर्ग गलियों में कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर जाएगा। तो आपको क्या लगता है एज अ न्यू जनरेशन, क्योंकि आप ही का दौर है, हम लोगों का दौर है, कि पाकिस्तान कभी नहीं होगा डिफ़ॉल्ट, पाकिस्तान ऐसे ही चलेगा? अगर डिफ़ॉल्ट कर देंगे तो जो लोग हैं वो घरों से बाहर निकल आएंगे और फिर मुल्क के हालात और बदतर हो जाएंगे। तो जाहिर सी बात है जो बचाने की कोशिश कर रहे हैं उन्हें पता है कि अगर डिफ़ॉल्ट कर दिया तो उनका कैरियर ख़त्म है, उनकी पॉलिटिक्स ख़त्म है, उनकी सारी ज़िंदगी ख़त्म है। तो ये एक रीज़न है जिसको वो बचाने की कोशिश कर रहे हैं। और इस पे डेप्थ पे हमाद भाई आपको डिटेल में बताएंगे क्योंकि इनकी थोड़ी बहुत नॉलेज है। तो हम लोग किस हालात पे चल रहे हैं अभी? क्या हम वापस सही होने जा रहे हैं या फिर और दलदल में धंसते जा रहे हैं? देखिए डिपेंड करता है कि कौन आ रहा है। अब अगर जो लोग अपने मुफाइद के लिए आएंगे तो दलदल में घुसते चले जाएंगे, ठीक है। अभी हमें यूं जाने के बजाय हम यूं जाएंगे। अगर कोई नेक बंदा आता है तो उसको तकरीबन 7 से 8 साल 10 साल चाहिए उस गन को समेटने के लिए। जब वो गन समेटेगा तो जो आपकी पहली पीढ़ी होगी ना, तो उसको कुर्बानी देनी है। तो वो हम लोग कुर्बानी देंगे, हम लोग अगर कुर्बानी देंगे। देखें, अगर आप सबसे पहले तो बात, अगर आप कोई गन सफा करेंगे तो उस सफा करने में आपकी मेहनत लगेगी ना। आप तो आराम नहीं कर रहे हैं, बट हाँ अगर आपने गन सफा करके अपने आगे वाले बच्चों को नहीं दे दिया तो मेहनत तो आपकी हुई ना जी। तो अगर कोई इस तरह का कोई सियासतदान आता है जो अपने मुफायद नहीं मुल्क के मुफायद के लिए करे, तो अगले 10-12 सालों में मुल्क जो है वो अपनी बेहतरी की तरफ जाएगा। बट अगर अपने मुफायद के लिए तो वो डाउन होते रहेगा, कुछ फिर इलेक्शन होते रहेंगे हर और कुछ टाइम में बैंकरप्ट, और आपका जो है वो क्या कहते हैं बैंकरप्ट हो जाएगी। अच्छा, आपका तो आम एक इंसान को क्या करना चाहिए इसमें?
सब्र एक करना इंसान चाहिए, देखिए फिर सबसे action इंसान वोट लेना अच्छा चाहिए। इंसान को वोट देना चाहिए और वो वोट की भी रिस्पेक्ट नहीं होती। आपने देखा अभी रिसेंट इलेक्शन पे जो बड़ा हुआ है कि लोग कह रहे हैं कि हमारे मैंडेट को एक्सेप्ट नहीं किया गया और धांधली हुई है XYZ जो भी मामला थे। तो जो आवाम सेलेक्ट करना चाहती है उसको आने दें, बाकी देखें फिर मुल्क क्या करता है। अच्छा, जो न्यू जनरेशन इंजीनियर्स IT के स्टूडेंट्स बाहर जा रहे हैं तो उनको आपकी नज़र में क्या सही जा रहे, नहीं, अच्छी जाएं, बात है, डॉलर जाएं। लाएंगे, हाँ, यहाँ जाहिर सी बात है। तो आपकी इधर इकोनॉमी बिजनेस करें? आपकी इकोनॉमी स्टेबली रेमिटेंस अमाउंट से होती है। हाँ। तो उनका जाना ज़रूरी है और हमें प्रोडक्ट ऐसे बनाने चाहिए कि हम अपने लोगों को तैयार करें ताकि वो बाहर जाएं और वो पैसा पाकिस्तान में भेजें, क्योंकि इस तरह इकोनॉमी आपकी स्टेबल हो सकती है, वरना कोई और रास्ता है। क्योंकि आपने कुछ बनाया ही नहीं, यहाँ पे कोई कंपनीज ही नहीं है, यहाँ पे कोई ब्रांड्स नहीं है। इवन ब्रांड्स की बात करें तो फिर वही वाली बात है कि हमने बाहर के ब्रांड्स हमारे मोस्टली पाकिस्तानी ब्रांड्स खुद हैं। तो इसके लिए बेहतर ये कि रेमिटेंस आना चाहिए। रेमिटेंस आएगा तो मुल्क का पहिया चलेगा, फिर आगे जाके आप उसको ब्रांड करके फिर चीज़ें बनाओगे। वही बात है कि नीयत की बात है कि जो आए उसको लेके चले। अच्छा, AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काफ़ी तेज़ रफ्तार से आगे बढ़ रही है, तो हम लोग इस वक्त कहाँ हैं? पाकिस्तान कौन से लेवल पर है? थर्ड वर्ल्ड कंट्री है वैसे तो हम, तो आपको क्या लगता है AI में काम कर रहे हैं नए लड़के या फिर उनको चीज़ें ही नहीं मिल रही? अरे AI पे हम तो अभी नॉर्मल बेसिक चीज़ों पे नहीं है, AI तो बहुत दूर की बात है। ऐसा ही है। आप मुझे बताएं कोई ऐसा पाकिस्तान में कोई ऐसा इंक्यूबेटर सेंटर जो AI पे काम कर रहा हो? अभी तो पॉसिबल ही नहीं भाई। AI तो बहुत दूर की बात है, पहले तो रोटी कपड़ा मकान है। बेसिक नीड्स नहीं है। इट्स अ वेरी, वो तो बखैर बहुत दूर की चीज है AI तो। देखें अगर आप अच्छा, जो लोग यूज कर रहे हैं अगर पर्सनल लेवल पे नहीं, देखो यूज करना AI नहीं है। AI है कि आप AI को टेक्नोलॉजी की यूज करके आप कुछ चीज को क्रिएट करो, असल AI का ये। वरना AI तो हम चैट GPT पे यूज कर लेते हैं, बट चैट GPT हम थोड़ी है, हम तो यूजर है ना। बात आती है डेवलपर्स की, बात आती है मैन्युफैक्चरिंग की। तो मैन्युफैक्चरिंग का जो चीज है ना AI, तो वो तो हम मेरे ख्याल से 15-20 साल तो भूल ही जाएं कि हम कोई पाकिस्तानी कोई ऐसा प्रोडक्ट आए जो AI टेक्नोलॉजी पे बेस्ड हो, फिर वो दुनिया में वो यूज कर रहा हो। तो वो तो अभी बहुत जैसे मेटा है। हाँ, मेटा देखिए, मेटा इज नॉट कम्प्लीटली AI, उसके कुछ एल्गोरिथम्स जो हैं वो AI पे काम कर रहे हैं। पूरा वर्ल्ड है ना। हाँ, मेटावर्स की बात कर रहे हैं। तो मतलब ऐसा ही कुछ हमें कुछ करना चाहिए। वो तो फिर बहुत आगे बहुत टाइम की। देखिए सबसे पहले आप जो बात कर रहे थे ना कि लोग हमारे जो बच्चे हैं वो बाहर जा रहे हैं। देखिए सबसे पहली चीज, मुल्क तरक्की जब करता है जब मुल्क से चीजें बाहर जा रही हो, इनफैक्ट कि मुल्क के अंदर आ रही हो। जो चीजें मुल्क से बाहर जा रही हो, चाहे वो प्रोडक्ट हो चाहे वो इंसान हो। देखो जब आपकी वही बात आ गई ना, आप अपने घर डॉलर आएगा तो मुल्क आप अपने घर से कुछ बेचोगे तो घर के अंदर पैसा आएगा। अगर आप बाहर से कुछ चीज लोगे तो घर से पैसा बाहर जाएगा। तो बाहर से पैसा अंदर लेके आना है। अब जब बच्चा भी बाहर जाता है तो वो वहां सीखता है, वहां कमाता है। वो कमा के जो खरीदो फरोख्त करता है, इन्वेस्टमेंट करता है, वो पाकिस्तान में ही होती है। तो हाँ, ये इसको कहते हैं ट्रेड डेफिसिट। अभी हम 75-80-20 पे चल रहा है। 80% हम लोग इंपोर्ट करते हैं, 20% हमारी एक्सपोर्ट है। जब तक ये 20-80 नहीं होगी ना, चले 20-80 तो मैं बहुत आगे बता रहा हूँ, अगर ये 50-50 भी हो जाती है या 60-40 भी हो जाती है, तब हमारे मुल्क में आपको थोड़ा सा डिफरेंस फिर जॉब्स भी होंगी, चीजें भी होंगी बेहतर। इंशाल्लाह जैसे हम दुनिया AI पे पहुंच गई, हम आज तक स्कूलों में फ्लॉपी डिस्क के बारे में पढ़ रहे। नहीं खैर वो खत्म हो गया, वो खत्म हो गया। अब स्कूलों में भैंसें बनती हैं। हाँ, आपने अगर वो सोशल मीडिया पे वीडियो देखी होगी। हाँ, मैंने बहुत सारी वीडियोस देखता रहता हूँ मैं। अच्छा, 7 अक्टूबर 2023 को फ़लस्तीन से, गज़ा से अटैक होता है इसराइल पर। फिर इसराइल से कंटिन्यूसली अभी तक वॉर चल रही है जिसमें हमास के नई मासूम लोग मारे जा रहे हैं। अल्लाह उनको सब्र दे। तो एक कंटेंट क्रिएटर का क्या किरदार है इसमें अदा करना चाहिए और एक आम इंसान का क्या किरदार अदा करना चाहिए? अच्छा, कंटेंट क्रिएटर पे तो मैं एक बात बोलूँगा कि आप जैसे हमने बात करी थी यूट्यूब अकाउंट्स बैन हो रहे हैं। और आपके अकाउंट अब हम जो इवन हमने भी बनाई थी फ़लस्तीन के ऊपर वीडियो, उसका कोई फ़ायदा नहीं था क्योंकि वो एल्गोरिथम ने पकड़ी नहीं वीडियो, उसका कोई बेनिफिट नहीं हुआ। लेकिन पॉइंट ये है कि अगर हम जितना स्ट्रिक्ट होके अगर हम यूट्यूब पे या फेसबुक पे अपना कंटेंट डालते हैं इसराइल के खिलाफ या फ़लस्तीन की फेवर में, तो उससे होगा क्या कि वही बात है, हमारी रोजी रिस्क पे। एक एग्जांपल दे रहा हूँ, हम खुद कमज़ोर पड़ जाएंगे। तो इसलिए मोस्टली जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं वो इस पे काम नहीं कर रहे। हाँ, अलबत्ता गवर्नमेंट लेवल पे इस तरह का काम ज़रूर होना चाहिए जो हमारी गवर्नेंस है। अभी मैंने सुना है, अब मुझे ये बात श्योर नहीं है कि PSL में फ़लस्तीनी फ्लैग को अलाउ नहीं किया गया। ये बड़ी गलत बात है और दुख की बात है। इस पे मुझे भी बड़ा अफसोस हुआ और कि इस तरह अगर PCB ने डिसीजन लिया है तो ये बड़ा हार्मफुल है कि अगर हम
क्योंकि वर्ल्ड में, यूरोप में फ़लस्तीन का फ्लैग अलाउ होता है। स्पॉन्सर KFC है, कुछ टीम के मैकडोनल्ड के स्पॉन्सर है, पेप्सी स्पॉन्सर है। यार वो देखिए ब्रांड्स का एक अलग पर्सपेक्टिव है, लेकिन मैं फ़लस्तीनी फ्लैग पे अगर बात करूं, देखिए ब्रांड को तो हम माइनस करें क्योंकि हमारे पास ब्रांड है ही नहीं। पाकिस्तान में ब्रांड है ही नहीं, तो हम क्या करें? अब KFC से बेहतर हमारे पास हमने कोई ब्रांड बिल्ड ही नहीं किया। अगर बिल्ड किया होता तो ऑब्वियसली हम सब उसको माइनस करते। हम किस चीज़ को माइनस करेंगे? चलें KFC, हम मैकडोनल्ड खाना छोड़ देंगे, हम कढ़ाई वगैरह खा लेंगे, लेकिन हमारे फ़ोन तो आईफोन है ना, हमारी चीज़ें तो लिंक फेसबुक से है ना, वो सब कंपनी जो है कहीं ना कहीं लिंक्ड है इसराइल से। आप किसी चीज़ को नहीं छोड़ सकते। फिर नहीं, कुछ कहने वाले ये भी कहते हैं ना कि भाई KFC हमें रिस्क थोड़ी देगा, रिस्क तो हमें अल्लाह दे रहा है, मैकडोनल्ड रिस्क थोड़ी दे रहा है, अल्लाह दे रहा है, एप्पल थोड़ी दे रहा है। क्या पूरा बाइकआउट करना तो हम मर थोड़ी जाएंगे? रिस्क तो अल्लाह दे रहा है। और ऊपर से उनके पास देखें, अगर बात करें KFC और मैकडोनल्ड की, तो वहाँ पे पाकिस्तानी एम्प्लॉयज़ नहीं है ना जो काम कर रहे हैं। आप उनकी रिस्क, वही बात है ना, खुद कमज़ोर कर रहे हो बाइकआउट करके और चीज़ों को वो करके। पहले अपने आप को मजबूत करें और उस पर गवर्नमेंट लेवल पे थोड़ा सा इनिशिएट होगा। मात भाई आपका कुछ? अच्छा, PSL बाइकआउट का भी मैं पूछूंगा। जो अभी आजकल कैंपेन चल रही है PSL बाइकआउट, तो आपका क्या लगता है कि यहाँ अपना खेल नहीं बिगाड़ना चाहिए? वो इस वजह से PSL बाइकआउट कह रहे हैं क्योंकि उनका जो मेन स्पॉन्सर है वो KFC है। अब देखें, एक हद तक अब इसके भी दो रास्ते हैं। एक रास्ता जो है, हाँ यार सही है, अगर हम बाइकआउट करते हैं, हम सपोर्ट कर रहे हैं, मगर अगर हम दूसरा रास्ता देखें तो वो भी नुकसानदेह है। क्योंकि देखें KFC जो कारोबार है ना, वो फ्रेंचाइज कारोबार है, उसको बाइकआउट करने से ना अपना ही नुकसान है। ठीक है, हमारा अगर आप दोनों को कैलकुलेट करें, देखिए अगर आप पेप्सी, कोक को, इन सबको अगर आप बाइकआउट करें ना, पहले तो देखिए फंडामेंटल समझने पड़ते हैं। कोक जो है वो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है। अगर आप उसको बाइकआउट करोगे ना, तो यहाँ के जो लोग लेबर वेबर हैं, उन सबकी तनख्वाह, उन सबकी नौकरी जाएगी। और अगर आप उसको बाइकआउट कर ले, तो बाइकआउट करने से 0.0000007% फर्क पड़ेगा हमारे इस बाइकआउट पे। इजराइल कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 0.0000007 कोई फर्क नहीं पड़ेगा इतना बाइकआउट करने से। और दूसरी बात ये कि ताजदार हरम हम सुनते हैं आतिफ असलम का, वो कोक स्टूडियो का गाना है जी, हकीकत। तो वो जितना हम ताजदार हरम सुन रहे हैं, लोग उनको कर रहे हैं, तो उसका जितना रेवेन्यू जा रहा है वो कोक को जा रहा है। तो आप वो हम घेरे हुए हैं। तो इसलिए बेहतर ये है कि हमारी गवर्नमेंट लेवल इन सब चीज़ों पे इनिशिएट ले, रादर देन कि हम बाइकआउट जिसका जितना हद से हो सकता है वो करें। और इसका मतलब ये नहीं कि PSL को ही बाइकआउट कर दें, क्योंकि PSL हमारा अपना ब्रांड है। हम KFC के चक्कर में अपने एक क्रिकेट ब्रांड को, जिससे रेवेन्यू बनेगा, जिससे हमारे क्रिकेटर का इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारी क्रिकेट अच्छी स्ट्रांग होगी, उसको हम खतरे में डाल रहे हैं। आप अपनी आवाज उठा सकते हैं, आप इंटरनेशनल मीडिया पे एक प्रेशर डाल सकते हैं। और वही बात आ गई कि हम जो है हुकूमत के लेवल, हम प्रेशर डालेंगे अपनी हुकूमत पे, हुकूमत प्रेशर डालेगी दूसरी मुल्क की हुकूमतें की। मगर यही बात आ गई ना, इसमें भी अब दो रास्ते होते हैं। हम तो ह्यूमैनिटी के तौर पे, इंसानियत के तौर पे देख रहे हैं कि वहां पे कितने बच्चे, खवातीन किस तरह रोज मर रहे हैं। मगर अगर आप पॉलिटिकल साइड देखें ना, तो ये तो चीज पहले से डिसाइड हुई है। आपके क्या कहते हैं, डॉक्टर इसरार अहमद भी कह चुके हैं कि ये ग्लोबल पॉलिटिक्स है। जो हैकल सलमान जो है वो मस्जिद अक्सा को डिस्ट्रॉय करके बनना है। तो ये सारी जो चीजें वो होनी है। और पाकिस्तान कुछ भी नहीं है इसके आगे। पाकिस्तान बोलेगा क्या? क्या बोलेगा? पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है, जो हमारी GDP है, वो टाटा, इंडिया की कंपनी है टाटा, जी उसकी GDP उस कंपनी का नेट वर्थ हमारी GDP से ज्यादा है। तो हमारी औकात क्या है? हम कर क्या सकते हैं? सही बात है। और उनको तो इस यहूदियों को जो इजराइल है, उनको सिर्फ अपनी वो जगह नहीं चाहिए। उनको पता है कि आज अगर हमने इनकी जगह ले ली और इन सारे फलस्तीनियों को हमने इस मुल्क से जाने दिया, लेबनान वगैरह, वो जाके वहां पे सेटल हो जाएंगे। पर उनको पता जब ये जो बच्चे हैं ना, इनके माँ बाप मर गए, जब ये बड़े होंगे 25-30 साल में, ये बदला लेंगे। इसको कहते हैं जेनोसाइड, कि एक रेस को जड़ से ही मिटा दो। यही कर रहा है इसराइल, यही कर रहा है। और देखें, कोई कुछ बोल भी नहीं रहा। कौन बोलेगा? सिर्फ एक या दो ममालिक ऐसे हैं जो बोल रहे हैं, और उनपे भी सैंक्शंस लगे हुए हैं। उनपे भी सैंक्शन लगी है। ईरान जिस तरह बोल रहा है। साउथ अफ्रीका की अभी तो बयान आया था UN में। जी बिल्कुल। वो भी उसने भी सपोर्ट किया था। बट पॉइंट है कि आप कर ही नहीं सकते हो, क्योंकि वो इतने माशी स्ट्रांग हैं। किस तरह करो? कितना पावरफुल? हाँ, ये हो सकता है कि जितनी में हमारी, मेरे ख्याल से आपने बताया था शायद 72 कितनी कंट्रीज है मुसलमान, 52। अगर वो सब मिलके कुछ करें, फिर कुछ हो सकता है। वही बात है कि गवर्नमेंट लेवल पे हम आम इंसान कुछ नहीं कर सकते। इवन यहाँ पे अगर आप एक प्रोटेस्ट भी कॉल करें, प्रोटेस्ट से क्या फायदा होगा? आप मुझे बताएं, कोई फायदा नहीं होगा। जो लोग काम पे जा रहे हैं या जो लोग इस मुल्क की इकोनॉमी बेहतर कर रहे हैं, अगर वो प्रोटेस्ट पे आ जाएंगे तो वो काम भी डिफेक्ट होगा। तो कहीं ना कहीं देखिए लॉस है।
हाँ यहाँ तो ये है कि फिर सब पूरा मुल्क इकट्ठा हो जाए, सब आ जाए बाहर, सब आ जाए बाहर, कोई आने के लिए तैयार नहीं। देखिए इसमें एक हमारी चंद लोग आते हैं। इसमें हमारी अपनी, हम मुसलमानों की अपनी गलतियां हैं। कैसे? आप ये देख लें कि आज वो लोग हमसे कितना ऊपर है, हम लोग कितना नीचे हैं। हम उनको हम उनको बीट नहीं कर सकते। उन्होंने अपने आप को इतना ऊंचा बनाया हुआ है, हमने उन्हें नहीं बनाया हुआ। आप हमारे रहन सहन देख लें और आप एक अमेरिका में जाके एक बंदे का रहन सहन देख लें, सिर्फ फर्क पता है क्या है? वो हुकूकुल इबाद वो अमल करता है, जिंदगी वो अच्छी जीता है। हम वैसी जिंदगी नहीं, जो हमारा कुरान पाक कहता है जिंदगी वो वैसे जी रहा है जिस तरह हमारा कुरान, हम वैसी जिंदगी नहीं जी रहा है। सिर्फ फर्क पता है क्या है? उन्होंने कलमा नहीं पढ़ा हुआ, हमने सिर्फ कलमा पढ़ा हुआ, मगर जिंदगी असल तौर तरीके से वो लोग जीत रहे हैं, इस्लामी तरीके से वो लोग जी रहे हैं। सुबह टाइम पे वो लोग उठते हैं, शाम पे टाइम पे वो लोग सोते हैं। हम लोग हमारी शाम में ही तो दिन, वो लोग सुबह 4-5 बजे जब सूरज आता है तब वो सोते हैं, उनका रात का खाना होता है 7 बजे का। और वहां पे दूसरों के साथ बेईमानी करने का तो नाम और निशान ही नहीं है। आप यहाँ जाएं हर नुक्कड़ पे। आज शाम को एक बंदे ने मुझे चूना लगाते लगाते बच गया। हाँ, मैं आपको क्या बताऊं वो कहानी क्या तो थी। ये वाली वहां पे तो उनको तसव्वुर भी नहीं होता। कोई ट्रैफिक रूल को तोड़ता नहीं यहाँ अरे पे। ट्रैफिक रूल तो चलो छोड़ दो, तो सिविक सेंस की बात है। उनको यार यहाँ तो चलते फिरते लोगों को बंदे चूने लगा रहे होते हैं, वहां तो है ही नहीं। वहां तो असल हुकूकुल अब जब वही बात है ना कि अब जब ऐसी चीजें होंगी तो यार अल्लाह ताला भी तो उनको नवाजेगा ना चीजों से। सही बात है। यहाँ पे सिर्फ इस्लाम है, मुसलमान नहीं रहे। एग्जैक्टली वहाँ पर मुसलमान देख लें आप, नाम के मुसलमान है, हम नाम के मुसलमान। अच्छा एहसन भाई, आपकी हॉबीज क्या है और आपकी रूटीन भी मैं पूछूंगा कैसी है? क्या शहर कायद वालों जैसी है, जैसे कि हम कराची वालों की रूटीन है वैसी है, या फिर हॉबीज़ कैसी हैं आपकी? बताएं कुछ। मैं तो पहले अच्छा हॉबीज़ का बता देता हूँ। क्रिकेट का शौक है मुझे, जैसे मैंने बताया। उसके अलावा मुझे रैप म्यूज़िक का बहुत इंटरेस्ट है और मैं बहुत सुनता हूँ और इसकी बहुत हटती है इस बात पे। इसके अलावा बस दोस्तों के साथ घूमना, ट्रैवलिंग करना, ये थोड़ा सा इंटरेस्ट है। और दूसरा ये है कि अब बच्चे हो गए तो उनकी ख्वाहिशात पूरी करना, तो उनको सारी चीज़ें देना, वो जो भी जिद करते हैं, बस यही जिंदगी है। तो रूटीन कैसी है? रूटीन यही है, शादी से पहले भी और शादी के बाद भी? शादी से पहले रूटीन बहुत अच्छी थी। आराम से दिल और दिमाग सुकून में था कि कुछ भी नहीं है, बस लगे रहो। अब्बा के पैसे आ रहे हैं, चीज़ें आ रही हैं, जॉब कर ली यहाँ पे तो वहाँ से आ रहे हैं, याशी वाली ज़िंदगी थी। शादी के बाद ज़िंदगी अब पता चल गया कोई मकसद है जी, तो वो टफ हो गई है। मतलब जिम्मेदारी अच्छी बुरी की बात नहीं है, लेकिन बात है कि टफ हो गई है, अब कुछ करना है। तो उस करने के पीछे ना बहुत सारी चीज़ें सेक्रीफाइस हो रही होती हैं, बहुत सारी चीज़ें फंस रही होती हैं। तो ये थोड़ा सा टफ टाइम होता है यहाँ पे, जो स्टेबल करना होता है अपने आप को, क्योंकि उस टाइम स्टेबल नहीं होते, उस टाइम चल रहा होता है, निज़ाम भी चल रहा होता है, आप अपनी याशी में होते हो। लेकिन अब जो है ना थोड़ा टफ टाइम होता है, ये 4-5 साल फिर अपने आप को स्टेबल करते हो, अपने बच्चों की एजुकेशन का सोचना, फिर उनकी शादियों को सोचना, तो वो जिम्मेदारी आ जाती है। फिर वो एक फिर इंसान अपना भूल के बच्चों का सोचने लग जाता है। तो मेरी वही बात है, ख्वाहिशें खत्म ही हो जाती है इंसान की। अहमद भाई, आपकी कैसी रूटीन है और हॉबीज क्या है? यार रूटीन तो कोई है ही नहीं, पता है फुल कराची वालों की तरह। हाँ, मतलब मैं कभी सोचता हूँ कि यार अपनी रूटीन बनाऊंगा, रात को सो जाऊं, सुबह जल्दी उठूं, 8 बजे उठूं, रात को 12 बजे सो जाऊं। 3 दिन तक 4 दिन तक हो पाता है, फिर 5वें दिन नहीं हो पाता क्योंकि काम आ जाता है बीच में। अब आपको पता हम भी मीडिया वाले हैं, तो रात को 1-2 बजे पॉडकास्ट आ जाता है, तो वो रूटीन आपकी खराब हो गई। अब मेरा काम थोड़ा सा इंटरनेशनल क्लाइंट्स है, US UK से, तो वो समझ लें मेरी कोई रूटीन नहीं है। आपको मैं कभी सुबह मिल लूंगा सोता हुआ, कभी रात को मिलूंगा। हॉबीज के अलावा यार हॉबीज कोई ऐसा अब नहीं है। शादी के पहले बाद थी कि पायलट बनना है, पहले थी कि हम ये करना है, वो करना है, इंजीनियर बनना है। हाँ पहले थी। शादी के बाद तो कोई सच नहीं है भैया, है कि जिम विम कर लिया, स्विमिंग वगैरह कर ली, और ट्रैवलिंग। हाँ, ये ट्रैवलिंग मैं बोलूंगा हॉबी नहीं है, ख्वाहिश है। हॉबी वो होती है जो इंसान करता है, वो ख्वाहिश है। कौन सा करते हैं भाई? आप ख्वाहिश कह लो, हॉबी कुछ नहीं है। पूरी दुनिया घूमनी है। नहीं अल्लाह करे आप घूमेंगे, हम भी घूमेंगे, आमीन। अच्छा, तो एजुकेशन में आप कैसे थे और कहाँ तक आपने एजुकेशन हासिल की? ऐसे होता है ना, बच्चा एक पढ़ाकू बच्चा। एक बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल है। एजुकेशन में बहुत ज़ीरो था और उसकी वजह ये थी कि इंटर में भी मैंने जो है चीटिंग में पेपर क्लियर किया, जो ऑनेस्ट बात है, बिल्कुल मैं खुल के बताऊंगा सच। इसके अलावा ये है कि हाँ, मुझे जो इंटरेस्ट था ना, मेरी बैचलर की जो डिग्री थी वो फिल्म एंड टीवी भी थी, क्योंकि वो मेरा अपना इंटरेस्ट था। तो उसमें मैंने बहुत अच्छे से किया और बड़ी अच्छी GPA भी थी, लेकिन मैंने फिर भी थीसिस 2 छोड़ दिया। तो अभी तक प्रॉपर कंप्लीट नहीं हुई। बहुत से दोस्त कहते हैं कंप्लीट कर ले, लेकिन वो F लगा हुआ है अभी तक ना थीसिस 2 पे, क्योंकि मैंने वो सब्जेक्ट उठाया था थीसिस 2 और उसके बाद मैंने किया नहीं, वो सबमिट नहीं कराया था, तो F लग गया। तो वो F को हटाने का इरादा है नहीं है भी। अब काम में मसरूफियत इतनी है कि मैं सोचता हूँ यार कर लो, अब पूरी डिग्री कर लिए, सिर्फ एक थीसिस की वजह से जो रुकी हुई है, इंशाल्लाह अल्लाह ने अगर हमारी दुआ के साथ है, इंशाल्लाह कर लेंगे इंशाल्लाह। हमाद भाई
अब कहाँ तक तो भाई education? मास्टर्स मैंने मास्टर्स किया हुआ है टोटल 18 जमाते करीब है। माशाल्लाह। पढ़ाई में मैं भी कोई इतना खास नहीं हूँ, मेरे कभी भी रिजल्ट जो है, मार्क्स जो है वो अच्छे नहीं आते। पासिंग हाँ बस से समझ ऊपर ले। थोड़ा। इंटर में तो खैर समझे कि एक दो पेपर ऐसे थे जो मैंने खुद भी नहीं दिए थे, हाँ तो वाह। ये मेरा हाल था इंटर में। मगर मेरा हमेशा से ये रहा है कि मुझे थोड़ा सा ना चीजों को नॉलेज ग्रैब करने का मुझे शौक रहा है। अगर टीचर कुछ चीज समझा रहा है तो मेरा ये था कि मैं बैठ के उसकी बात सुनूं। अगर मुझे किसी चीज के बारे में इंटरेस्ट है तो फिर मैं उस इंटरेस्ट वाली चीज को किताबें खोल के इंटरनेट पे खोल के उसको वो कर लूंगा। अब मैंने अपने मास्टर्स में 2 साल में यकीन माने मैंने शायद ही किताब खोली हो। भाई ये था कि पेपर होता था, एक दिन पहले पता चलता था, सुबह जाता था, 2 घंटे देखता था कि पेपर देते। अच्छा मैं एक चीज में ऐड करूंगा कि एजुकेशन लेना बहुत जरूरी है हकीकत। अब जैसे मैं आपको कह जाहिर सी रहा हूँ बात मेरा है, 0 लाजमी है, है। लेकिन इससे क्या होता है आपकी ग्रूमिंग बहुत अच्छी होती है, आपको पता चल जाता है आपके अंदर डिसिप्लिन वगैरह आ जाता है, डिसिप्लिन कॉन्फिडेंस एग्जैक्टली। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रादर देन कि आप अच्छा पढ़ते हो या नहीं पढ़ते, लेकिन आप पढ़ो, कोशिश करो कहाँ तक आप जा सकते हो, तो वो चीज़ ज़रूरी है। यूनिवर्सिटी तक आपको हर किसी को जाना चाहिए और यूनिवर्सिटी तक बैचलर्स की डिग्री लाजमी लेनी चाहिए। अच्छा, तो आपने अपने दौर का एजुकेशन सिस्टम देखा और आज का भी देख रहे हैं आप अपने बच्चों को और दूसरे बच्चों को भी, रिश्तेदारों को, मोहल्ले वालों को, तो आप क्या एजुकेशन सिस्टम में तब्दीली आई है, नहीं आई? यार मैं ट्रस्ट नहीं कर पाता अब ना किसी स्कूल्स में, स्कूलिंग के। अभी जैसे मेरी बच्ची है वो स्कूल जाने लग जाएगी इंशाल्लाह 2 महीने, तो अभी तक मैं कंफ्यूज हूँ कि कौन सा स्कूल बेहतर है, कौन सा नहीं है, क्या एजुकेशन लेवल है, मुझे खुद समझ नहीं आता। मैं कहता हूँ यार कि अब क्योंकि हमारे यहाँ पे सिस्टम ऐसा बना हुआ है ना कि स्कूलिंग सिस्टम भी कहीं ना कहीं माफी है। अब वही बात है कि कहाँ पे है अच्छी। एक तो हम बहुत लॉन्ग टर्म हमारा एक गैप रहा क्योंकि हम यूनिवर्सिटीज में आ गए, तो अब हमें पता भी नहीं है कि स्कूलिंग में क्या पढ़ाई हो रही है, किस लेवल की हो रही है, तो इसमें थोड़ा सा है वो। अब इस चीज़ का मुझे इतना कोई खास आइडिया नहीं है कि क्या सिस्टम चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, लेकिन मैं भी कंफ्यूज हूँ। अहमद भाई, आप क्या लगता है? देखिए तब्दीली आई है, प्राइवेट सेक्टर में बहुत आई है, गवर्नमेंट के सेक्टर में नहीं आई है। गवर्नमेंट में तो पहले छोटे थे, वही हाल है। अभी कुछ मैं न्यूज़ देख रहा था कुछ टाइम पहले कि जो इंटर के इम्तिहानात होते हैं उसमें क्या कहते हैं, एसएचई बोर्ड ने, HEC बोर्ड ने सॉरी, कुछ सारे स्टूडेंट्स को 11 या 12 मार्क्स एक्स्ट्रा दिए क्योंकि इतना बुरा हाल था फिजिक्स या किसी कोर्स में। तो गवर्नमेंट का तो वही हाल है। जो प्राइवेट सेक्टर्स है, हाँ उसमें थोड़ी इंप्रूवमेंट आ रही है, नए नए इंस्टीट्यूट खुल रहे हैं, नए नए डिग्रीज आ रही हैं, मगर जो पीछे का जो क्रक्स है वो वही है कि किताबी वाला सिस्टम थोड़ा चल रहा है। मगर नहीं, अब थोड़ा सा चेंजेस दिखने को मिल रही हैं यूनिवर्सिटीज में, अब इंटरेक्शन हो रहा है, वो नहीं कि किताबी वाला। हाँ, यूनिवर्सिटीज लेवल हमारी बड़ी स्ट्रांग है। अगर मैं स्कूलिंग सिस्टम की बात करूँ, नहीं स्कूलिंग सिस्टम्स भी अब बहुत बेटर हो गए हैं। जो प्राइवेट हैं, जो बड़े जाने माने नाम है, मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ चंद गिने स्कूलों की, चंद स्कूलों की, उसमें जो उनका एजुकेशन लेवल है वो बहुत डिफरेंट है। अच्छा, हाल ही में 2 साल पहले मैं शायद, मुझे जहाँ तक याद है कि एक मूवी आई थी पाकिस्तानी, मौला जट, आपने देखी हो शायद। तो पाकिस्तानी सिनेमा अब किस लेवल पे पहुँचे है? अभी तक रिवाइव हो रहा है। इस बारे में ऐसा अच्छा बताइए। रिवाइव हो रहा है, आहिस्ता आहिस्ता रिवाइव हो रहा है। देखिए जब तक हमारे पास सिनेमा नहीं होंगे ना, तब तक हम लोग बड़ी फिल्म नहीं बना सकते, क्योंकि हमारे पास मासेस ही नहीं है। हम 10 करोड़ की फिल्म बना सकते हैं, मैक्सिमम 15 करोड़ की, और मौला जट भी 50-60 करोड़ में बनी थी मेरे ख्याल से, ठीक है। तो इससे बड़ी फिल्म नहीं आती। अब इंडिया की अगर बात करें ना, तो इंडिया एक फिल्म ही 300 करोड़ की बनाता है। हाँ। तो वो 300 करोड़ 400 करोड़ की एक फिल्म बनती है अब जाके, तो वो 100 करोड़ 150 करोड़ की तो उनकी नॉर्मल फिल्म्स होती हैं। तो वो जब तक वो स्टैंडर्ड नहीं आएगा तो हम compete कर ही नहीं सकते। अब 10 करोड़ की फिल्म और 100 करोड़ की फिल्म में फ़र्क है ना। अब अगर करण जौहर साहब जो है कोई 100 करोड़ की फिल्म बना रहे हैं, तो फिर वो उसमें खूबसूरती भी दिखा रहे हैं, पर्दे भी दिखा रहे हैं, बड़े वो शाहरुख खान को नहीं ले सकते 100 करोड़। हाँ सही बात है। तो ये वाली एक बात है कि हम जो जिस लेवल पे, हम अपने लेवल पे अपना अच्छा काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं है हमारी फिल्म इंडस्ट्री रिवाइव हो रही, बट द पॉइंट इज कहाँ लैग कर रहे हैं, वहाँ मार्केटिंग। हमारी लोगों को पता ही नहीं कि फिल्म आती है। अब इवन मुझे गुंजल का पता चला, मैं एक्वामैन देखने गया कि गुंजल नाम की कोई फिल्म आई है, तो मुझे इस तरह पता चला सिनेमा जाके कि अच्छा पाकिस्तानी फिल्म आई है कोई। मुझे लोग मतलब मीडिया से नहीं पता। नयाब बड़ी अच्छी फिल्म आई थी, नयाब की मार्केटिंग का आइडिया हुआ था कि हर जगह बिलबोर्ड लगे हुए थे, हर जगह आपको पोस्टर्स दिख रहे थे। तो कहीं ना कहीं जो फिल्म मेकर्स हैं वो लैग कर जाते हैं मार्केटिंग पे, क्योंकि लोगों को अवेयरनेस नहीं मिलेगी। और टिकट, अब निप्लेक्स हमारे जो छोटे सिनेमा है, कैप्री वैप्री थे, वो बंद हो गए, ठीक है। वो अगर 400-500 रुपए की जहाँ पे टिकट होगी तो लोग जाएंगे। नॉर्मल जो मिडिल क्लास, जो हमारी बहुत स्ट्रॉन्ग मतलब लोग हैं, जो तादाद भी ज्यादा है, मेजोरिटी में है, तो वो उनको जब 400-500 की टिकट मिलेगी तो वो जाके देखेंगे। अब 1000-1200 रुपए की टिकट कोई नहीं देखेगा।
मैं देख लूंगा, कुछ ऐसे लोग देख लेंगे जिनका इंटरेस्ट होगा, तो हर कोई नहीं देख सकता। हकीकत तो हमें इस तरह के सिनेमा क्रिएट करने पड़ेंगे जहाँ पे 400-500 की टिकट जाए, ताकि लोगों का मासेस आए और फिर हम और प्रोडक्शन थोड़ा बिजनेस के तरीके से सोचना पड़ेगा। एग्जैक्टली। अच्छा फेवरेट रैपर आपका क्योंकि म्यूजिक इंडस्ट्री में बहुत इंटरेस्ट है, वो भी हिप हॉप, यंगस्टर्स, यंगस्टर्स, पाकिस्तानी यंगस्टर्स। और इसके अलावा कोई पाकिस्तानी? मैं यंगस्टर्स से ऊपर किसी को समझता ही नहीं हूँ। वाह, बस खत्म। अच्छा, और बाहर कहीं इंडियन? इंडिया में मुझे इक्का बहुत पसंद है, मैं इक्का को बहुत टाइम से सुनता आ रहा हूँ, इसलिए इक्का बहुत पसंद है। अगर बात करें बोहेमिया सर की, तो वो तो खैर इजाद ही उन्होंने करी थी, तो वो बोहेमिया बाजी। खैर बाकी मैं वेस्टर्न इतना नहीं सुनता, मैं कोशिश करता हूँ देसी ही ज़्यादा मैं सुनता हूँ। चलो, नहीं, अच्छी बात है। हमाद भाई, आपको कोई म्यूज़िक में इंटरेस्ट? जैसे कि अभी पिछले 7 साल, पता नहीं 8 साल के बाद आतिफ असलम के सुनने में आया, एक न्यूज़ आई थी कि वापस बॉलीवुड में सॉन्ग गाने जा रहे हैं। क्योंकि जब से इंडिया ने बैन किया था पाकिस्तानी सिंगर्स, अब वो रास्ते खुल रहे हैं, बेहतर हो रहे हैं। पाकिस्तान में पॉप इंडस्ट्री बढ़ गई है जब से इंडिया ने बैन किया है। तो अब क्या लगता है, बैन होना चाहिए था, पाकिस्तानी इंडस्ट्री बढ़े? बैन का कोई फायदा ही नहीं है। फायदा नहीं है, मेरे ख्याल से हमारे आर्टिस्ट जाएं, थोड़ा सा एक्सप्लोर करें, बॉर्डर टू बॉर्डर खोले, ज़्यादा बेहतर हो। उसके अलावा यार म्यूजिक में शौक है, रैप में तो बिल्कुल भी नहीं है। अगर रैप आर्टिस्ट मुझे कोई पाकिस्तान में पसंद है हल्का फुल्का, जिसको मैं सुनता हूँ जो मुझे थोड़ा सा अच्छा लगता है, फारिस शफी। उसको थोड़ा सुनने में मजा आता है रैप में। माशाल्लाह, वक्त की बहुत किल्लत है। एहसन भाई और अहमद भाई, कोई मैसेज देना चाहें व्यूअर्स को? मैसेज, पब्लिक सर्विस मैसेज, न्यू यार जनरेशन को? मैसेज बड़ा, मैं सिर्फ ये बोलूँगा कि जो भी काम कोई कर रहा है ना इंसान, वो करे, रुके ना। कोई भी अगर कंटेंट क्रिएटर के हवाले से जो कंटेंट क्रिएशन करना चाहते हैं, जो यूट्यूब पे आना चाहते हैं, लेकिन अभी भी हम लोग स्टिल उसी पेस पे हैं, लगे हुए, कोशिश कर रहे हैं कि अपना जो है जहाज़ ऊपर की तरफ लेके जाएं, तो उससे वक्त लगता है, हर चीज़ को टाइम देना पड़ता है। आप तकरीबन टाइम दे और करते रहें, कंसिस्टेंट होते रहें, आपका काम खुद ही निकल के आ जाएगा, एक ना एक दिन आप भी यहाँ बैठ जाएंगे इंशाल्लाह। अहमद भाई कुछ कहेंगे? मैं बस ये कहना चाहूंगा कि देखें, जिंदगी बहुत छोटी है, इसको एंजॉय करें, टेंशन न लें, लाइफ में जो चल रहा है उसको रात को सोने से पहले उसको भुला दें और अगले दिन उठें, नए दिन की नई शुरुआत करें और बिल्कुल रिलैक्स रहें। बहुत सारी चीजें, अगर किसी काम में आपको थोड़ा सा सक्सेस चाहिए तो 3-4 चीजें मैं बोलूंगा, डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी और हार्ड वर्क। इस चीज पे लगे ना, अल्लाह ताला इंशाअल्लाह सबको और हर दिन ऐसा जिए जैसे आखिरी हो, हर दिन ऐसे जिए जैसे आखिरी हो। हमाद इफ्तिकार और एहसन अजीज़ हमारे साथ मौजूद थे। आप एनसाइक्लोमीडिया हब के होस्ट भी हैं और एहसन अजीज़ भाई क्रिएटर डायरेक्टर थे हमारे साथ और होस्ट भी करते हैं। आप मार्केटिंग हेड हमाद इफ्तिकार हमारे साथ मौजूद थे। उनके साथ हमने बहुत अच्छी बातें की, उनकी ज़िंदगी के हवाले से, हॉबीज़, रूटीन और कुछ करंट अफेयर्स के हवाले से भी बात की, उनकी पसंद नापसंद के हवाले से बात की। मुझे और एहसन अजीज़ भाई और हमाद भाई को इजाज़त दीजिए, मिलेंगे अगले हफ्ते। अल्लाह हाफ़िज़।